हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का दूसरा चैप्टर यानी सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इंग्लिश डाउन द एज, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, समझने से पहले इसका जो हेडिंग है, इसके हिंदी अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं। इंग्लिश डाउन द एज का मतलब क्या होता है? ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश जो ये भाषा है, किस प्रकार से यह विभिन्न एजों से होते हुए यानी विभिन्न युगों से होते हुए गुजरते हुए खुद को विकसित किया है, खुद को डेवलप किया है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज वर्ल्ड क्रिएट्स द इम्प्रेशन दैट इट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देखिए, इसके हिंदी अर्थ को आप समझते हैं। इसमें लिखा गया इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मीन्स होता है महत्व, यूजेज मीन्स होता है प्रयोग। अच्छा, मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब होता है आधुनिक और वैश्वीकृत दुनिया। ठीक है, आगे लिखा है क्रिएट्स द इम्प्रेशन, इसका मतलब होता है एक अवधारणा बनाना। क्या होता है? एक अवधारणा बनाना। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या। अच्छा, ऑल ओवर दी वर्ल्ड का अर्थ क्या होता है? पूरे संसार में। अब आइए इस पूरे के हिंदी को एक बार में समझते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसका इंपॉर्टेंस यानी इसका जो महत्व है और इसका जो प्रयोग है, यह ना एक अवधारणा बनाता है। क्या बनाता है? एक अवधारणा बनाता है। और वह अवधारणा क्या है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बताएंगे मुझे कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका इम्पोर्टेंस यानी इसका महत्व और इसका जो प्रयोग है, यह ना एक अवधारणा बनाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? अंग्रेज़ी भाषा है। आगे आगे देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। However, it is an interesting to know that Mandarin Chinese is spoken by approximately 873 million people hold these distinctions। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, मतलब इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है और इसका जो यूजेज है, इससे ना पता चलता है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो अंग्रेज़ी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक और एकदम मज़े की जो बात है वह क्या है कि लगभग 873 मिलियन जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? मैंड्रीन चाइनीज़। कौन सी बोलते हैं? मैंड्रीन चाइनीज़। आगे देखिए क्या लिखा गया है, इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय अबाउट 309 million people, though it is a language which has its presence in all parts of the world एंड इट्स पावर इज़ फेल्ट द वर्ल्ड ओवर। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि लगभग 873 मिलियन जो लोग हैं वो मैंड्रीन चाइनीज़ बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? मैंड्रीन चाइनीज़। और लगभग 309 मिलियन जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? अंग्रेज़ी भाषा बोलते हैं। लेकिन भले ही लोगों की संख्या कम है, लेकिन ये जो अंग्रेज़ी लैंग्वेज है ना, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों की जो संख्या है, कम होते हुए भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। मतलब ये जो पूरा संसार है, पूरा जो वर्ल्ड है, उसमें ना रहने वाले लगभग सभी जो इंसान होते हैं वो कौन से भाषा बोलते हैं? अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। भले ही बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई फैली हुई भाषा है, अगर सबसे ज़्यादा विस्तारित और सबसे ज़्यादा व्यापक अगर कोई लैंग्वेज है, तो वो कौन सा भाषा है? इंग्लिश है। कौन सा है? इंग्लिश है। देखिए आगे क्या लिखा गया इसके बारे में। हिंदी इज़ द थर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। देखिए अपना जो ये हिंदी लैंग्वेज है वो तीसरे नंबर पे आता है पूरे संसार में बोली जाने वाली लोगों की संख्या के अनुसार। अगर देखी जाए तो ये अपना जो हिंदी लैंग्वेज है पूरे विश्व में, पूरे संसार में तीसरे नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, Another surprising fact is that English is just about 1500 years old and the language we are familiar with is less than 5 centuries old। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, मतलब ये एक और जो चौंकाने वाले जो फैक्ट है, चौंकाने वाला जो तथ्य है वो कौन सा है? देखिए यह है कि इंग्लिश जो है ना लगभग 1500 ईयर्स मतलब 1500 साल पुरानी भाषा है। एंड द लैंग्वेज वी आर फैमिलियर विथ, लेकिन जो भाषा हम लोग बोलते हैं, जिस भाषा को हम लोग जानते हैं, जिस भाषा से हम लोग फैमिलियर है, वो जो भाषा है ना 500 साल से भी कम पुराना है। मतलब अंग्रेजी का जो पूरा इतिहास है ना वो 1500 साल पुराना है, लेकिन जिस भाषा को, जिस अंग्रेजी को हम लोग बोलते हैं, समझते हैं, जिस अंग्रेजी भाषा को हम लोग जानते हैं, वो ना 500 साल से भी कम पुराना है। देखिए आगे क्या लिखा गया है, मोर एवर दिस लैंग्वेज
हैज़ गिवन एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जॉनर्स। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये जो है अंग्रेजी जो भाषा है विश्व साहित्य के, वर्ल्ड क्लास लिटरेचर का मतलब क्या होता है, विश्व साहित्य। क्या होता है, विश्व साहित्य। और ऑल जॉनर्स का मतलब क्या होता है, सभी विद्याओं में, यानी सभी सब्जेक्ट्स में। यानी ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, विश्व साहित्य के सभी विद्याओं को एक्सप्रेशन देने का काम किया है, मतलब अभिव्यक्ति देने का काम किया है। मतलब विश्व साहित्य के कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको अंग्रेजी भाषा में एक्सप्लेन किया जा सके और इंग्लिश भाषा में उसका वर्णन किया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अंग्रेजी भाषा में ना हम किसी भी लिटरेचर के किसी भी सब्जेक्ट्स को हम आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड मेनी अदर्स are still considered the greatest master of their art and are relevant for their ideas and literary genius। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, कुछ महान जो पोएट हैं उनका नाम दिया गया है और लिखा क्या गया है कि ये जो शेक्सपियर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, मिल्टन हो गए, इनके अलावा और भी बहुत सारे जो महान पोएट हैं उनको कंसीडर किया जाता है, मतलब उनको माना जाता है ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट। मतलब उनको न अपने कला के न बहुत बड़ा सबसे महान मास्टर माना जाता है, मतलब सबसे महान जो है ज्ञाता माना जाता है, मतलब जानकार माना जाता है। किस चीज़ का, तो अपनी आर्ट का। यानी ये लोग क्या थे, राइटर थे। क्या थे, राइटर थे, पोएम लिखते थे, स्टोरी लिखते थे। तो ये लोग ना अपने कला में बहुत ज़्यादा निपुण थे, एकदम परफेक्ट थे, इसीलिए इन लोगों को क्या कहा जाता है, ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है, एंड आर रिलीवेंट फॉर देयर आइडियाज़ एंड लिटरेरी जीनियस। और ये जितने जो राइटर थे, जितने जो पोएट थे, वो अपने विचारों के लिए, ठीक है, अपने विचारों के लिए, लिटरेरी जीनियस मीन्स क्या होता है, साहित्यिक क्षमता या कुशलता होता है। तो अपनी विचारों के लिए और अपनी साहित्यिक क्षमता और कुशलता के लिए आज भी क्या है, रिलीवेंट है, मतलब प्रासंगिक है। मतलब इन्हें आज भी इनके बारे में पढ़ा जाता है, इनकी रचनाओं को पढ़ा जाता है, आज भी इन्हें याद किया जाता है। देखिए आगे क्या लिखा गया है, द फॉलोइंग फैक्ट्स विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द regions which have transformed the once humble East Midland dialects to a position of unparalleled greatness in our times। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या बताया गया है कि अभी तक अंग्रेजी भाषा के बारे में हम लोगों ने जो भी जानकारियाँ प्राप्त किया है, चाहे जो भी बात अभी तक पढ़े हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है, ये सभी फैक्ट्स, मतलब इन सभी कारकों से, इन सभी कारणों से हम न इस एबल बन जाते हैं, इस लायक बन जाते हैं कि अंग्रेजी भाषा का जो मतलब अंग्रेजी भाषा का जो विस्तार है, अंग्रेजी भाषा का जो इम्पोर्टेंस है, उसको आसानी से समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कभी ना ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी, मतलब कभी ना ये ईस्ट मिडलैंड का एक बोली थी। क्या थी, बोली थी। और किस प्रकार से यह हमारे समय में, आवर टाइम्स मीन्स क्या होता है, हमारे समय में इतनी बड़ी महानता हासिल कर ली है। यानी इसमें ना अंग्रेजी भाषा के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं, बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं, बहुत सारे कारण दिए गए हैं, जिसको पढ़ने से पता चलता है कि इन सभी जो फैक्ट्स है उसने अंग्रेजी लैंग्वेज को कंट्रीब्यूट किया है, मतलब योगदान दिया है। और ये बहुत ही जल्दी, मतलब इतनी जल्दी, बहुत ही कम समय में ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी, मतलब ये ईस्ट मिडलैंड की एक बोली थी और इतने कम समय में इतनी बड़ी महानता हासिल कर ली है। फ्रेंड्स ये पैराग्राफ मैं पढ़ा हूँ, इस पैराग्राफ्स को मैं समझाया हूँ, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अगर इसमें एक भी वर्ड आपको समझ में ना आया होगा, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए अगला पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। अगला जो पैराग्राफ्स है इसमें लिखा गया है पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के इतिहास में जो पीरियड्स हैं, मतलब उसके जो समय है, उसके जो काल है, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें लिखा गया है द इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बिगनिंग इन द एंग्लो सेक्शंस टाइम्स टू द मॉडर्न एरा हैज़ बीन एन अनब्रोकन वन। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का यानी अंग्रेजी भाषा का जो इवोल्यूशन, इसका जो विकास है, उसको माना जाता है कब से, तो एंग्लो सेक्शन के टाइम से ही। मतलब एंग्लो सेक्शन जब इंग्लैंड पर आक्रमण किया था ना, जब इंग्लैंड में आया था, उसी टाइम से अंग्रेजी भाषा के इतिहास का शुरुआत हो गया था और उसी समय से अंग्रेजी भाषा विकसित होने लगा था। देखिए फिर क्या होता है, मॉडर्न एरा हैज़ बीन एन अनब्रोकन वन, यानी एंग्लो सेक्शन के टाइम से लेके आधुनिक युग तक ये जो अंग्रेजी भाषा का इवोल्यूशन रहा है, अंग्रेजी भाषा का जो विकास रहा है, वह एक अटूट कड़ी रही है, मतलब अनब्रोकन वन है। मतलब अनब्रोकन वन का मतलब होता है अटूट कड़ी। क्या होता है, अटूट कड़ी, या इसे अखंड कड़ी भी बोल सकते हैं। यानी एंग्लो सेक्शन से लेके अभी आधुनिक युग तक इसका जो
विकास होने का जो क्रम है उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है, वी कैन डिस्टिंग्विश 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो मतलब क्या है डेवलपमेंट है और इसका जो ग्रोथ है उसको ना हम लोग 3 मुख्य पार्ट में बांट सकते हैं, मतलब 3 मुख्य भेद में इसे बांट सकते हैं। पहला जो है वो कौन सा है, ओल्ड इंग्लिश है, अच्छा दूसरा है मिडिल इंग्लिश और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। हम लोग ओल्ड इंग्लिश को शॉर्ट में ओई कह सकते हैं, मिडिल इंग्लिश को शॉर्ट में एमई कह सकते हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक रहा, मिडिल इंग्लिश कब से कब तक रहा, मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक रहा। तो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड रहा है वह AD 449 से लेके AD 1066 तक रहा है, यानी AD 449 से लेके AD 1066 तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड रहा। अच्छा दूसरा जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है यह रहा AD 1150 से लेके AD 1500 तक रहा, यानी AD 1150 से लेके AD 1500 तक मिडिल इंग्लिश पीरियड रहा। अच्छा तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश, यह कब से कब तक रहा, तो AD 1500 ऑनवर्ड्स, यानी AD 1500 से लेके अभी तक जो चल रहा है वो कौन सा है, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है। आइए फ्रेंड्स एक एक करके ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया है ओल्ड इंग्लिश के बारे में, तो आइए सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया है, थ्रू आउट दिस पीरियड इंग्लिश कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच फॉर द कॉमन मास। इसमें कॉमन मास मीन्स होता है आम लोग या आम जनता होता है, ठीक है। और थ्रू आउट दिस पीरियड मीन्स क्या होता है कि इस पूरे पीरियड में, मतलब इस पूरे काल के दौरान ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो क्या रहा, द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे, मतलब प्रत्येक दिन बोली जाने वाली एक भाषा थी। किसके द्वारा था, आम लोगों के द्वारा, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में अंग्रेजी भाषा ना आम लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन बोली जाने वाली एक भाषा बन के रह गई थी। देखिए आगे क्या होता है, द डिवीजन मेड एबव आर मोर फॉर कन्वीनियंस बट इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर्स इन ईच ऑफ दिस पीरियड्स। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये जो इंग्लिश के हिस्ट्री का जो डिवीज़न किया गया है, जो विभाजन किया गया है, जो बंटवारा किया गया है, वो कन्वीनियंस मतलब सुविधा के लिए किया गया है। और ये जो इंग्लिश के इतिहास का जो बंटवारा किया गया है उसके प्रत्येक पीरियड्स में, मतलब प्रत्येक काल में ना कुछ लिंग्विस्टिक फीचर्स है, मतलब उसमें कुछ भाषाई विशेषता है जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, द ओई पीरियड इज़ कैरेक्टराइज्ड, मतलब ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है ना, मतलब इसको चित्रित किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है किस चीज़ से, तो इन्फ्लेक्शन से, बाय इन्फ्लेक्शंस। किस चीज़ से, इन्फ्लेक्शंस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इन्फ्लेक्शंस का मतलब होता है विभक्ति। क्या होता है विभक्ति, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ना अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा विभक्ति चिन्ह का यूज़ था, यानी सबसे ज़्यादा इन्फ्लेक्शंस का यूज़ था। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इन्फ्लेक्शंस जो होता है इसको ना हम लोग किसी वर्ड के शुरू में या लास्ट में लगाते हैं, यानी पहले या बाद में लगाते हैं, जिसे हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर किसी हम वर्ड को जोड़ते हैं तो उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं, और पहले अगर जोड़ते हैं तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे यूज है तो यूज में अगर FUL जोड़ दिए तो क्या बन गया, यूजफुल बन गया। क्या बन गया, यूजफुल। तो इसमें FUL जो लगा है वह क्या बन गया, इन्फ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया, इन्फ्लेक्शन। और यूज जो हो गया वो क्या हो गया, वह मेन वर्ड हो गया। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। देखिए आगे फिर क्या होता है, ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दीज इन्फ्लेक्शंस वेयर फाउंड टू हैव बीन लेबल्ड। लेकिन ये जो इन्फ्लेक्शंस था, मतलब जिसको वर्ड में जोड़ा जाता था, ये जो इन्फ्लेक्शन है ना धीरे धीरे जिस वर्ड में जुड़ा ना उसी में मिलकर लेबल हो गया, मतलब उसी के समान होगा, उसी के बराबर हो गया। अब उस वर्ड को ना हम लोग इन्फ्लेक्शन के साथ ही पढ़ते थे, विदाउट इन्फ्लेक्शन नहीं पढ़ते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो इन्फ्लेक्शंस है ना वह वर्ड के लिए हमेशा के लिए उसी में रह गया और उसी में लेबल हो गया, उसी में समतल हो गया। देखिए आगे क्या होता है फिर, literature produced during the age was not much significance as court patronage was lacking and the age came to be known as the dark age। देखिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिटरेचर का मतलब निर्माण हुआ, मतलब लिटरेचर लिखा गया, साहित्य लिखा गया, साहित्य का निर्माण हुआ। लेकिन ये जो साहित्य था ना, ये जो लिटरेचर था वह ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था, मतलब ज़्यादा महत्व का नहीं था, ज़्यादा महत्व की नहीं थी। अच्छा क्यों नहीं थी, द एज कोर्ट पैट्रोनेज was lacking and the
केम टू बी नोन एज द डार्क एज। कोर्ट पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है? दरबारी सहायता संरक्षण। तो मतलब इस टाइम में ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसको कोर्ट पैट्रोनेज का अभाव था, यानी दरबारी सहायता संरक्षण प्राप्त नहीं था, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा लिटरेचर का निर्माण नहीं हो सका, ज़्यादा साहित्य का निर्माण नहीं हो सका। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ना ये जो मतलब अंग्रेजी भाषा है बस स्थानीय लोगों द्वारा, आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बनकर रह गई, और थोड़ा बहुत साहित्य का निर्माण भी हुआ, तब वो जो था ना वो ज़्यादा महत्व की नहीं थी। इसीलिए इस पीरियड को डार्क एज कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य का निर्माण नहीं हो सका था। आइए अब मिडिल इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगैन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, यानी 1115 से अंग्रेजी जो है, इंग्लिश भाषा जो है मतलब लिटरेचर का भाषा बनने लगी, यानी लिटरेचर का भाषा बन गया। कब बना? तो मिडिल इंग्लिश में। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1150 में, यानी 1150 से इंग्लिश भाषा जो है किसका भाषा बन गया? लिटरेचर का भाषा बन गया, यानी साहित्य का भाषा बन गया। द लैंग्वेज वॉज एनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोविंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, यानी मिडिल इंग्लिश में ये जो अंग्रेजी भाषा उसने क्या किया? बहुत सारा, मतलब एक्सटेंसिव मतलब क्या था? बहुत सारा, यानी व्यापक मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में फ्रेंच और लैटिन से वर्ड को ना उधार लिए, मतलब बोरो किए, और ख़ुद को क्या किया? एनरिच्ड किया। अंग्रेजी भाषा जो है मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच और लैटिन से बहुत सारे वर्ड को लेकर खुद को क्या किया? एनरिच्ड किया, मतलब समृद्ध बनाया, मतलब खुद को बड़ा बनाया। फिर देखिए क्या होता है। Apart from these two, other major development occurred. One was the invention of the printing press in 1476, the other being a considerable rise in literacy। देखिए मिडिल इंग्लिश में क्या होता है? मिडिल इंग्लिश में ना इंग्लिश का ना डेवलपमेंट होता है, इसका विकास होता है। देखिए कैसे होता है। इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेंच और लैटिन के वर्ड को जोड़ा जाता है और इसके शब्दावली को, इसके डिक्शनरी को बड़ा बनाया जाता है। इसके अलावा मिडिल इंग्लिश में और क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस का खोज होता है 1476 में, जिससे मिडिल इंग्लिश को एनरिच्ड होने में और मिडिल इंग्लिश में लिटरेचर का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करने में बहुत सारा हेल्प मिलता है। और क्या होता है? जब प्रिंटिंग प्रेस का जब निर्माण होता है तो लिटरेसी में, यानी साक्षरता दर में भी व्यापक वृद्धि होता है। ये सभी जो मतलब बड़ी जो खोज हुआ, बड़े जो मतलब कारनामे होते हैं वो मिडिल इंग्लिश में ही होते हैं, जिससे अंग्रेजी को साहित्य की भाषा बनने में, अंग्रेजी को एनरिच्ड समृद्ध बनने में बहुत सारा मदद मिलता है। देखिए आगे क्या होता है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। मिडिल इंग्लिश में ही महान वॉवेल परिवर्तन, महान स्वर परिवर्तन, वॉवेल मतलब स्वर होता है, तो मिडिल इंग्लिश में ही ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का मतलब होता है महान स्वर परिवर्तन भी हुआ। स्वर परिवर्तन में क्या हुआ? जैसे में जो मतलब जो वर्ड पहले ओल्ड इंग्लिश में बोली जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट था, बहुत ही ज़्यादा भारी था, उसको ना प्रोनाउंसिएट करना बड़ा डिफ़िकल्ट था। लेकिन मिडिल इंग्लिश में ना उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए उसके प्रोनाउंसिएशन में, और ये मतलब जब ये ग्रेट वॉवेल शिफ्टिंग हुआ तो इससे ना बहुत सारा वर्ड जो है जो डिफ़िकल्ट था वो इजी बन गया और लोगों को उसको बोलने में और लिखने में बड़ा आसानी होने लगा। तो इसने भी अंग्रेजी भाषा का मदद किया। ग्रेट वॉवेल शिफ्टिंग जो हुआ उसने भी अंग्रेजी भाषा का मदद किया, उससे भी अंग्रेजी भाषा को बहुत सारा मदद मिला। All these factors contributed tremendously to creating a language for both spoken and written purposes। मतलब जितने भी मिडिल इंग्लिश में जितने भी जो मतलब फैक्टर्स है, जितने भी कारक है जिससे अंग्रेजी भाषा को मदद मिला है, इन सभी फैक्टर्स ने, इन सभी कारकों ने अंग्रेजी भाषा को कंट्रीब्यूट किया, मतलब योगदान किया ट्रेमेंडसली, मतलब अद्भुत रूप से क्या बनने में? तो इसको रिटेन पर्पस और स्पोकन पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा मतलब इसका प्रयोग किया जाने लगा। देखिए अंग्रेजी भाषा को रिटेन पर्पस के लिए, मतलब लिखने के उद्देश्य से, एंड स्पोकन पर्पस और बोलने के उद्देश्य से अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा, उपयोग होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ना बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। जैसे में अंग्रेजी के जो वर्ड है उसको मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन उसमें चेंजिंग लाया गया, इसमें प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हो गया, इसमें बहुत सारे फ्रेंच और लैटिन से वर्ड लेके अंग्रेजी भाषा को बड़ा बना दिया गया। मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था मिडिल इंग्लिश में जो अंग्रेजी भाषा में उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता था। इसीलिए अगर आपको अगर पूछा जाए कि मिडिल इंग्लिश जो है अंग्रेजी भाषा के डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो मुझे तो लगता है मिडिल इंग्लिश का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इंग्लिश के डेवलपमेंट में, इंग्लिश के विकास में। फ्रेंड्स, मिडिल इंग्लिश को मैं पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा या मेरे द्वारा दी गई जानकारी मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए ये जो लास्ट वाला मॉडर्न इंग्लिश है इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
इंग्लिश यूज सिंस AD 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। यानी ये जो इंग्लिश 1500 से लेकर अभी तक जिस इंग्लिश का प्रयोग किया जा रहा है उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। AD 1500, एनी डोमिनो 1500, ठीक है। AD को हम लोग हिंदी में ईस्वी भी कहते हैं और AD का फुल फॉर्म होता है एनी डोमिनो, ठीक है। तो AD 1500 से लेकर अभी तक जिस अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है उससे कौन सा अंग्रेजी कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। आगे देखिए क्या लिखा गया है, रिसेंटली दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इंटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। रिसेंटली मतलब हाल ही में मॉडर्न इंग्लिश पीरियड को यानी आधुनिक काल जो है इंग्लिश का उसको ना सब डिवाइडेड किया, मतलब उप विभाजित किया गया है। किस में? तो मॉडर्न इंग्लिश और न्यू इंग्लिश में, मतलब आधुनिक इंग्लिश में और नई इंग्लिश में इसको बांट दिया गया है। देखिए आगे फिर क्या लिखा गया है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न period to the end of the 19th century English was basically the language of the British Isles। आइसलेस का मतलब होता है उपमहाद्वीप। क्या होता है? उपमहाद्वीप। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यानी मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत होता है 1500 से, ठीक है। तो 1500 से लेके 1900 तक ये जो अंग्रेजी भाषा है ना बेसिकली मतलब मुख्य रूप से ब्रिटिश आइसलेस मतलब ब्रिटिश महाद्वीप में बोली जाने वाली भाषा थी। कब तक था? 1500 से लेके 1900 तक। देखिए फिर क्या होता है, with the territorial expansion of British Empire together with the growth of science, industry, politics and literature, the English language indexed itself successfully adding to its vocabulary and the flavor of the countries the British had colonized। colonized मतलब होता है उपनिवेशित। क्या होता है? उपनिवेशित। देखिए क्या होता है, 1500 से लेके 1900 तक अंग्रेजी भाषा को ना सिर्फ ब्रिटेन में ही मतलब इंग्लैंड में ही बोला जाता था और वहीं के लोग समझते थे। लेकिन 1900 के बाद जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर का मतलब अंग्रेजी साम्राज्य का टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है, मतलब क्षेत्रीय विस्तार होता है और इसके साथ साथ साइंस की भी तरक्की होती है, मतलब साइंस का भी विस्तार होता है, साइंस का भी डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री का भी होता है, पॉलिटिक्स का भी होता है, लिटरेचर का भी होता है। द इंग्लिश लैंग्वेज एनरिच्ड, तो इसके साथ साथ ना इंग्लिश जो है, इंग्लिश भाषा जो है, अंग्रेजी भाषा जो है, ये भी खुद को एनरिच्ड कर लेता है, मतलब खुद को समृद्ध कर लेता है इट सेल्फ, मतलब खुद से ही। अब वो कैसे करता है मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए अंग्रेज जो है इंडिया में आए, तो इंडिया में आए तो उनका जो भाषा है वो भाषा भी तो उनके साथ आया। तो इस प्रकार से मतलब इंग्लैंड में जो इंग्लैंड वासी रहते थे वो यहाँ पे इंडिया में आए और अपने साथ भाषा को भी लेकर आए। तो उनका जो भाषा इंग्लिश था वो सिर्फ इंग्लैंड तक ही रहा, मतलब ब्रिटेन तक ही रहा, मतलब उसका व्यापक मतलब विस्तार हुआ कि नहीं, मतलब वो इंग्लैंड से लेके ब्रिटेन तक आया कि नहीं। तो यही बात इसमें लिखा गया है कि अंग्रेजी साम्राज्य का जैसे जैसे विस्तार हुआ वैसे वैसे उसके साथ साथ साइंस का भी तरक्की हुआ, पॉलिटिक्स का भी हुआ, इंडस्ट्री का भी हुआ, उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी तरक्की हुआ, अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसका भी विस्तार हुआ। आगे देखिए क्या लिखा गया है, इन द 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी में क्या होता है, देखिए द अर्स्ट वाइल कॉलोनाइज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम, मतलब 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि जितने देशों को ये जो ब्रिटिश एम्पायर है, मतलब ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो अंग्रेज सब था, जितने भी देश को क्या बना लेता, गुलाम बना लेता, मतलब उसको अपना उपनिवेश बना लेता, उस सब को ना वो आज़ाद कर देता है। क्या कर देता है? आज़ाद कर देता है। कौन से सेंचुरी में? तो 20th सेंचुरी में। उसके बाद क्या होता है, देखिए द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज बट इंग्लिश रिमेंड। उसके बाद क्या होता है, देखिए ये जो ब्रिटेन के रहने वाले जो ये ब्रिटिशर सब है जिसको गुलाम बनाए रहता है उसको ना आज़ाद कर देता है, यानी उसका देश छोड़ के वो चल जाता है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है इंग्लिश वह रह जाता है और जिसकी वजह से एक नए प्रकार के इंग्लिश का निर्माण होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। अंग्रेज़ अपने इंडिया में आया, 200 साल राज किया, लेकिन 200 साल बाद जब वो हमें आज़ाद किया, जब वो यहाँ से चल गया तो अपने साथ अपन भाषा थोड़े लेके चल गया। उसका जो भाषा अंग्रेजी है उसको हम लोग भी सीख लिए और इस तरह से अंग्रेजी भाषा का जो विकास है, अंग्रेज़ तो मतलब बोलते ही थे, ब्रिटेन में तो बोला ही जाता था, लेकिन ब्रिटेन से लेके इंडिया तक उसका विकास हुआ और इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा जो है खुद को डेवलप किया। देखिए आगे क्या लिखा गया फिर इसके बारे में, हेंस न्यू वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में नए प्रकार के हिंदी का मतलब जन्म हुआ, नए प्रकार के हिंदी मतलब सामने आया, लोगों के सामने आया। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अंग्रेज़ सब इंडिया में आया तो इंडियन लोग जो अंग्रेज़ी बोलेंगे वो इंडियन अंग्रेज़ी हो जाएगा। अच्छा अंग्रेज़ जो है अमेरिका में गया, वहाँ पर शासन किया तो वहाँ के जो लोग इंग्लिश बोलेंगे वो अमेरिकन इंग्लिश हो गया। अच्छा अंग्रेज़ सब कनाडा में भी गया तो वहाँ पे जब वो वहाँ से कनाडा को छोड़ के निकला तो उसका भाषा वहाँ पे रह गया अंग्रेज़ी, तो वहाँ के लोग जो अंग्रेज़ी बोलेंगे उसे कैनेडियन इंग्लिश बोले। तो नए प्रकार का जो इंग्लिश का जन्म हुआ वो कौन कौन सा इंग्लिश था, अमेरिकन इंग्लिश था, इंडियन इंग्लिश था और कैनेडियन इंग्लिश था।
आइए आगे देखते क्या लिखा गया है। इन सिंपल टर्म द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा ऑफ पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिशेस। इसमें लिखा गया है, मतलब अगर साधारण शब्दों में कहा जाए द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेटेस्ट मतलब जो नवीनतम जो काल है किस चीज़ का, तब विकास का, और ये डेवलपमेंट मतलब ये विकास होता है और ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि। तो ये इंग्लिश भाषा का जो नवीनतम काल है ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट और विकास का, इसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का न्यू इंग्लिश पीरियड कहा जाता है या न्यू इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा गया इसके बारे में। This new terminology is enough to indicate how the language manifests itself and molds to serve the basic purpose of human communication. ह्यूमन कम्युनिकेशन का मतलब होता है मानवीय संचार या मानव संचार भी इसे कह सकते हैं। ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो नया टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश का जो नया शब्दावली है, वह पर्याप्त है, वह इनफ है। किस लिए? तो इंडिकेट करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए। किस चीज़ को? तो मतलब लोगों का जो ह्यूमन का जो मतलब कम्युनिकेशन होता है, उसका जो बातचीत करने का जो तरीका होता है, उसका जो बातचीत होता है, उसके लिए ना ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इनफ है, मतलब वो पर्याप्त है। मतलब आप आसानी से इंग्लिश में किसी भी लोगों से बात कर सकते हैं और लोगों का जो मतलब बेसिक जो पर्पस होता है, लोगों का जो बेसिक उद्देश्य होता है, उसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि आप जो है ना विदेश में भी रहने वाले लोग जो है वो अंग्रेजी समझता है। अगर आपको अंग्रेजी आता है तब विदेश में रहने वाले लोगों से भी आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। इसीलिए मतलब लोगों का जो बेसिक पर्पस जो हो गया, उसका जो मुख्य जो उद्देश्य हो गया, वो क्या हो गया? मतलब ह्यूमन कम्युनिकेशन, मतलब लोग जो बातचीत करते हैं उसके लिए ना इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा। देखिए आगे फिर क्या लिखा गया इसके बारे में। द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ लाइक ए फ्लोइंग रिवर meandering across continents, absorbing the native soil and entering the hearts of the people. No surprise, therefore, if the people all over the world have accorded the status of an international language to इंग्लिश। देखिए इसमें लिखा गया है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी जो कहानी है ना वो बहती नदी की तरह है। वो जो बहती जो नदी होती है वह क्या करती है, विभिन्न कॉन्टिनेंट से मतलब अलग अलग महाद्वीपों से होते हुए और वहाँ के मिट्टी को अपने में अवशोषित करते हुए आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना विभिन्न कॉन्टिनेंट से होते हुए और वहाँ के लोगों के दिलों में बसते हुए मतलब आगे बढ़ता गया और खुद को मतलब डेवलप करता गया। यानी अंग्रेज़ी भाषा जो है जहाँ जहाँ अंग्रेज़ सब गया वहाँ अंग्रेज़ी बोला और वहाँ के रहने वाले लोग ना अंग्रेज़ी समझने लगे और वहाँ के लोगों में अंग्रेज़ी जो है वो रचती गई और बसती गई और इस तरह से अंग्रेज़ी भाषा का विकास हुआ और पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में अंग्रेज़ी भाषा को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा इसको माना जाने लगा। देखिए आगे फिर क्या लिखा गया है। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड सूटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्वीकृत दुनिया। तो इस वैश्वीकृत दुनिया में इंग्लिश को ना सूटेबल माना जाता है, मतलब उपयुक्त माना जाता है। किस लिए? तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप के लिए। यानी आप अंग्रेजी में आसानी से मतलब किसी विदेशी से भी बात कर सकते हैं, विदेश में रहने वाले लोगों से भी बात कर सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश को ना सूटेबल माना गया। किस लिए? तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप के लिए। It has also equipped itself to serve as the language of the present cyber age। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा साइबर एज का मतलब क्या होता है। यानी अभी जो भी काम होता है वो कंप्यूटर से होता है। किससे होता है? कंप्यूटर से होता है और इसे ही हम लोग साइबर एज कहते हैं। और साइबर एज में यानी कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा का यूज होता था वो इंग्लिश का होता है। किसका होता है? इंग्लिश का। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना इसे साइबर एज लैंग्वेज भी कहा जाता है। देखिए आगे फिर क्या लिखा गया है। In the next few pages we will discuss the characteristics of the English language which have contributed इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए इसमें लिखा गया है, अगले कुछ पृष्ठ में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी लैंग्वेज के यानी इंग्लिश लैंग्वेज के यानी अंग्रेजी भाषा के विशेषताओं के बारे में, जिसने कंट्रीब्यूट किया है, जिसने योगदान दिया है इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब अंग्रेजी भाषा के वृद्धि में और उसके विकास में कुछ उसकी जो विशेषताएँ हैं, ठीक है, उसके जो मतलब कुछ फैक्टर्स है, उसके जो कुछ कारक है उसके बारे में पढ़ेंगे जिसने अंग्रेजी भाषा को डेवलप होने में मदद किया है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में
इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा और कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं आया। आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का जवाब मैं दूंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था आज का, क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो बच्चा क्लास 11th में इस वीडियो को नहीं देखा, इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, उसको 12th में जाके पढ़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसको एक भी चैप्टर समझ में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं इसी तरह के कोई दूसरे इंपॉर्टेंट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।